यह कहानी एक बौद्ध भिक्षुक की है जो एक लड़की के चक्कर में अपने पूरे जीवन की आध्यात्मिक कमाई को नष्ट कर देता है। उसे सांसारिक मोह अपनी तरफ खींचता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन से विचलित होकर मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है। फिर उस पथ के विपरीत जो गौतम बुद्ध ने चुना था। गौतम बुद्ध का मानना था कि गृहस्थ जीवन त्याग कर आध्यात्मिकता को अपनाना वो क्या क्या कांड करता है। वो बौद्ध भिक्षुक अध्यात्म को छोड़कर आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समंदर से 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा तिब्बत उसकी हसीन वादियों के बीच चरवाहा अपनी भेड़ को झुंड को हाँकता हुआ जा रहा है। अपनी पैनी नज़र में शिकार के लिए आसमान में चक्कर लगा रहा बाज एक पत्थर जमीन पर से उठाकर नीचे गिराता है जो एक भेड़ के सिर पर गिरता है और वो भेड़ तुरंत मर जाती है। तभी हम एक बौद्ध भिक्षुक कबीले को देखते हैं जो अपनी यात्रा पर जा रहे थे। उन्हें वहां से एक लंबी यात्रा करके एक बौद्ध भिक्षुक को जगाने जाना है जो 3 साल से समाधि में है। उनका शरीर अकड़ चुका है, शरीर पर धूल जम चुकी है और बाल और नाखून बढ़ गए हैं। उनके कान में धीरे से कहा जाता है कि तासी, समय हो गया है। तासी को नदी किनारे लाया जाता है, बाल और नाखून काटे जाते हैं और उसको नहलाया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। आश्रम लौटते वक्त तासी एक पत्थर पर लिखा देखता है, जल की एक बूंद को कैसे सुखाने से रोका जा सकता है। तासी के वापस आने पर सभी लोग बहुत खुश थे। अभी उसे कुछ और समय लगेगा जब वो फिर से चल फिर और बोल सकेगा। एक दिन उसी आश्रम में एक बच्चे का पिता उसे आश्रम में छोड़कर जाने लगता है, जिस पर वो बच्चा बहुत रोता है। उसे भी अपने पिता के घर साथ जाना था। तभी उसी तासी का दोस्त उससे पूछता है कि क्या जब तुम्हें यहाँ लाया गया था तब तुम भी ये रोए थे। पर तासी को कुछ याद नहीं था। जब से उसकी होश संभाला है उसने खुद को यहीं पर पाया है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें रिनपोचे यानी लामा गुरु के अवतार ताशी को खैनपुर की उपाधि देते हैं। बुद्धिज्म में खैनपुर एक डिग्री है जो बुद्धिज्म के गहन अध्ययन के बारे में होती है। सबको मालूम है कि बुद्धिज्म में ताशी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। समारोह में नाचते समय ताशी का ध्यान एक औरत पर जाता है जो अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही थी और ताशी वहां से अपनी नज़र नहीं हटा पाता। तब से उसके गुरु उसे वहां से ले जाते हैं। जब जब ये रिनपोचे को पता चलता है कि वो उसे पास के गांव में फसल कटाई के लिए ले जाने कहा जाता है क्योंकि उसे खुली हवा की ज़रूरत है। अगली सुबह गांव के जमींदार के घर पर वो पूजा करने को जाते हैं। पूजा के वक्त चूड़ियों की आवाज़ से ताशी का ध्यान बार बार भटकता है और रात में उनका वहीं पर रहना था। जब ताशी सोने जाता था तो सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात प्रेमा से हो जाती है। प्रेमा जमींदार की इकलौती बेटी थी और ताशी की नज़र उसे हट नहीं पाती थी। अगली सुबह सभी तैयारियां करते हैं और ताशी का ध्यान अभी भी प्रेमा पर था और अब तो प्रेमा भी ताशी को देख रही थी। पास खड़ा जाम्यांग भी यहाँ नजर देख रहा था जो प्रेमा का मंगेतर है। रात को ताशी की सांस लेने की जोर जोर से आवाज़ आती है और यह आवाज़ें सुनकर उसका दोस्त सौम्यन उसके पास जाता है और देखता है कि ताशी का नाइटफॉल हो रहा है। सौम्यन यह देखकर रोने लगता है क्योंकि वो अब समझ चुका था कि उसका मित्र रास्ता भटक चुका है और एक बौद्ध गुरु को यह शोभा नहीं देता। अगली सुबह सौम्यन उसे आंख चुराने लगता है। लामायु को यह बात समझते देर नहीं लगती, इसीलिए वह ताशी को बुलाकर एक नक्शा देते हैं और उसे आज शाम को वहीं जाने के लिए कहते हैं। ताशी के साथ आश्रम का पालतू कुत्ता काला भी ताशी के साथ जाता है। ताशी वहां पर पहुंच जाता है और वहां उसे एक गुरु मिलते हैं जो चित्रकारी के जरिए उसे समझाती है कि यह शरीर खोखला है, इसके लिए तुम इस भक्ति मार्ग को मत छोड़ो। उसे एक दिन नष्ट हो जाना है और उससे जुड़े आनंद भी मन पर काबू पाना सारे क्षणों की मुक्ति है। लेकिन ताशी इंद्रियों पर था, इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ताशी आश्रम पहुंचता है कि अपने ब्रह्मचर्य जीवन को परम संतुष्टि का मार्ग बताया है, तो मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और किसी चीज़ को जाने बिना मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। लामा पू से कहते हैं कि तुम अब अपना रास्ता चुन सकते हो। रात को जब सभी सो रहे थे तो ताशी अपने घोड़े को लेकर आधी रात को वहां से निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद वो पीछे मुड़कर अपने आश्रम को देखता है जो कि उसका घर था। घाटी से उतरकर ताशी अपने वस्त्र उतार देता है और साधारण वस्त्र पहन लेता है।
काला उस पर भौंकने लगता है। शायद वो यह कह रहा हो कि ताशी को मैं नहीं पहचानता। गांव पहुंचकर वो उसी जमींदार तेंजिंग के वहां पर काम मांगने चला जाता है और उसे वहां पर काम पे रख लिया जाता है। क्योंकि तेंजिंग एक नेक आदमी था, अगले दिन से ही ताशी बाकी मजदूरों की तरह खेतों में काम करने के लिए जाता है। दोपहर को तेंजिंग ने अपनी बेटी प्रेमा को उसी नए मजदूर को खाना देने के लिए भेजा है। जब प्रेमा ने भी देखा कि वो नया मजदूर ताशी है और वो दंग रह जाती है। प्रेमा पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो ताशी कहता है कि तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कल सुबह होने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। शाम को प्रेमा उसके पास जाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी और फिर वो दोनों एक दूसरे को बाहों में समा जाते हैं। आधी रात को जब वो छुप कर घर में दाखिल हो रही थी तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसके मुंह पर काली पोंछ देती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो नए मजदूर के साथ थी। प्रेमा के पिता और उसके मंगेतर ताशी की पिटाई करने जाते हैं। पहले तो नहीं, पर कुछ समय के बाद तेंजिंग पहचान लेता है कि और उसकी घर लाकर मलहम पट्टी करता है। प्रेमा और जामयांग एक ही गांव के हैं और बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए हैं। प्रेमा जामयांग को बताती है कि कल ज्योतिष को बुलाया जाएगा, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगले दिन ज्योतिष ने आकर शादी की तारीख इसी महीने का 10 तारीख रख दिया, पर सभी हैरान थे कि शादी आखिर किससे होगी, जामयांग या फिर ताशी से। ज्योतिष ही कहता है कि किससे होगी, ताशी से होगी। कल रात को ही जामयांग ने मुझे ताशी की और प्रेमा की शादी की बात बताई थी। जामयांग ने अपनी भावनाओं की कुर्बानी दे दी थी। प्रेमा उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जामयांग कहता है कि हमारी शादी तो तय थी, पर तो ज्योतिषी को बुलाने क्या जरूरत थी। 10 तारीख को ढोल नगाड़ों के साथ प्रेमा और ताशी की शादी हो गई। उनका जीवन सुखी से बीतने लगा। इस बात भी फसल की कटाई के बाद बिचौलियों उनको उनके अनाज को खरीदने के लिए आते हैं। नाप तोल करते समय ताशी को कुछ गड़बड़ लगती है और जांचने पर पता चलता है कि उसका तराजू सही नहीं है और यहाँ पर उनकी बेहस छिड़ जाती है। बिचौलिया बिना अनाज खरीदे वहाँ से चला जाता है। जमींदार तेंजिंग ताशी पर गुस्सा करता है कि अब कौन हमारा अनाज खरीदेगा। ताशी कहता है कि हम खुद हमारा अनाज लेकर बाजार जाएंगे और वहां पर बेचेंगे। अगले दिन सफर के लिए गर्भवती प्रेमा खाना एक गठरी में बांधकर ताशी को देती है। सारा सामान एक ट्रक में लाद कर वो तिब्बत बाजार में पहुंचे और अपना सारा अनाज बेच दिया। पहले के मुकाबले आज काफ़ी मुनाफा कमाया। तेंजिंग आज काफ़ी खुश थे। रास्ते में उन्हें बिचौलिया मिला जो कहता है कि मुझसे दुश्मनी मोड़ लेने तुमने अच्छा नहीं किया। मैं सालों से तुम्हारा अनाज खरीदता आया हूँ और आज इस लड़के के कहने पर तुमने अपने तौर तरीके ही बदल दिए। उधर ताशी के आते आते प्रेमा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उनके घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने कर्मा रखा। एक दिन प्रेमा की सहेली सुजाता, जो एक मजदूर की बेटी है, ताशी को वह नदी किनारे नहाते हुए दिखती है और वो उसे देखने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और अब कर्मा 5 साल का हो चुका है और इस बार जामयांग उस बिचौलियों को अनाज बेच रहा था, लेकिन ताशी उसे रोकने की कोशिश करता है और इस बार भी बिचौलिया वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। जामयंग ताशी पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना, मैं वही करूँगा जो मेरे पिता करते हैं। उसी रात ताशी की पकी पकाई फसल में आग लग जाती है। सूखी फसल में आग फैलते देर नहीं लगती, पूरा गांव मिलकर उसे बुझाने में लग जाता है और आग बुझाते बुझाते सुबह हो जाती है। लेकिन अब सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। गुस्से में ताजी जामयांग पर शक करता है कि उसने यह आग लगाई होंगी। जब उसने इनकार कर दिया तब वो शक करने को एक ही इंसान बचा था। वो तुरंत घोड़ा लेकर बिचौलियों के पास चला जाता है और वहां पर बिचौलियों के लोग उसका बुरा हाल करते हैं। फिर बिचौलिया कहता है कि तुम्हारा इल्जाम है, यहाँ ऐसे काम कोई भी नहीं करता। प्रेमा और तेंजिंग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और ताशी को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद बचा कुचा अनाज लेकर प्रेमा सौदे के लिए बाजार निकलती है और आज सुजाता अपनी मजदूरी का हिस्सा मांगने उसके घर आती है और ताशी उसके हम बिस्तर होने से खुद को रोक नहीं पाता। जब प्रेमा वापस आई तो वो उसे नजर नहीं मिला पाती। तब ताशी सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ में यह क्या हो रहा है। तभी ताशी का दोस्त सोमन आता है। पुराने दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं और वो बताता है कि लामा पू अब नहीं रहे।
जब उन्हें पता चला कि उनका समय आ गया है तो उन्होंने ये पर्चा तुम्हें देने को कहा। उसमें लिखा है कि तासी, मेरा समय आ चुका है, पर मुझे नहीं पता कि मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है या नहीं। मुझे दोबारा इस संसार में आना होगा। मुझे यकीन है कि हमारी मुलाकात फिर होगी और मैं उस दिन तुमसे पूछूंगा, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इन सवाल का जवाब होगा कि हजारों इच्छाओं को संतुष्ट करना आसान है या फिर एक पर विजय पाना। तुम्हारा गुरु। यूं ताशी को यह सवाल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वो सारा सारा दिन सोचता रहता था, और एक दिन रात को अपने घर से निकल जाता है। सुबह उसी नदी में उसने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर कांस्य वस्त्र धारण किए। रास्ते में उसे प्रेमा मिली, जो उसे कहती है कि कोई भी इंसान ऐसे रातों रात अन्य अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकता है। कल को जब उसका बेटा उसको पिता पिता के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी। ऐसा घटिया काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरत कभी नहीं। तुमने मुझसे जितना प्रेम किया है, अगर उतना वो अपने घर से धर्म से किया होता तो अब तक तो तुम जीवन में बुद्ध बन गए होते। उसके बाद प्रेमा चली जाती है और तासी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए रोने लगता है। जब उसके आंसू सूख गए तो वो उसे वही पत्थर मिलता है जिस पर लिखा था, जब जल की एक बूंद को सूखने से कैसे रोका जाए। और उसका जवाब उस पत्थर के पीछे लिखा था, उसी समंदर से मिल जाने दो, फिर वो कभी नहीं सूखेगा। तभी तासी को उस आसमान में एक बाज चक्कर लगाते हुए दिखता है। तासी सोचता है कि काश यह बाज एक पत्थर उठाकर उस पर भी फेंक दे और उसकी सारी वेदना और पीड़ा दूर दूर कर दे। और उसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड, आपको मेरी ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब